आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। नेतन्याहू की गिरफ्तारी रोकने के लिए धमकीबाजी जारी। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर से कहा एटम बॉम्ब बन जाएगा तुम्हारा कदम। पुतिन ने कहा यूक्रेन से जंग रोकने को तैयार, लेकिन शर्तें मनवाने की जिम्मेदारी चीन, ब्राजील और भारत पर छोड़ी। हमास की सुरंगों ने फ्यूचर वॉर की नई लकीरें खींची। वेस्टर्न मीडिया ने पेश की फिक्र। हूथीस के चीफ बोले हजारों लड़ाके जंग लड़ने को बेकरार। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की हथियार फैक्ट्री पर दागा ड्रोन। मिस्र के आर्मी चीफ अचानक पहुंचे राफा बॉर्डर। इजरायली फौज में बड़ी बेचैनी। और मिशेल बार्नियर होंगे फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने किया ऐलान। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 5 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया भर की खबरों के इस सफर की तफसील से। बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी रोकने के लिए धमकीबाजी का दौर जारी है और आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इस बात की धमकी दी गई है कि अगर मैंने इस वारंट जो नेतन्याहू के खिलाफ निकलने वाला है, योव गैलेंट के खिलाफ निकलने वाला है, उसकी ज़रा जल्दबाजी की, पैरवी की या कोशिश की, अपील की उसे जल्दी निकलवाने की, तो एटम बॉम्ब बन जाएगा मामला। हालात एटम बॉम्ब बन जाएंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत यानी कि आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए उनकी गिरफ्तारी के वारंट की दरख्वास्त ना भेजने के लिए मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है। चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान है। उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यह बताया कि उन्हें कई ममालिक ने वार्निंग दी है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट के लिए उठाया गया कोई भी कदम एक एटम बॉम्ब साबित होगा। वाजिबा। हालांकि चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा वो ये कदम जरूर उठाएंगे और ये दिखाने के लिए जरूर उठाएंगे कि अदालत ताकतवरों के लिए कोई खिलौना नहीं बन सकती जहां वो अपनी मर्जी से फैसले करवाएं। उन्होंने कहा कि हमें कानून को लागू करने की ज़रूरत है। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट की दरख्वास्त को अभी तक आईसीसी के जजों ने मंजूरी नहीं दी है। दोस्तों, मंजूरी मिलनी बाकी है। करीम खान ने इस इंटरव्यू में बीबीसी को बताया कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आपके पास उन ममालिक के लिए एक अलग नुक्ता नज़र नहीं हो सकता जहां हिमायत हासिल हो, चाहे वो नाटो की हिमायत हो, यूरोप की हिमायत हो और चाहे ताकतवर ममालिक आपके पीछे क्यों ना हो। यानी करीम खान का इशारा कहीं ना कहीं अमेरिका समेत पूरे वेस्ट की तरफ था, जो नेतन्याहू और गैलेंट को वॉर क्रिमिनल के ठप्पे से बचाना चाहते हैं, जबकि यही ताकतें पुतिन के खिलाफ ऐसा वारंट आईसीसी से जारी करवाने में सबसे आगे रही थी। नाम पुतिन का आ गया है तो एक खबर पुतिन की भी हो जाए। रूस के सदर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार, कोई मसला नहीं है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत, चीन या फिर ब्राज़ील, हम दोनों मुल्क यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएटर बन सकते हैं, लेकिन जंग रोकने के लिए पुतिन की अब भी वही शर्तें हैं जो जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद सामने आई थी। फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई थी, आपको याद होगा। इसके एक महीने बाद रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के शहर इस्तांबुल में कई दौर की बातचीत हुई थी। इसका मकसद जंग रोकना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तब जंग रोकने के लिए जो शर्तें रखी थी वो नहीं मानी गई। पुतिन ने यह भी कहा कि वो कब्जाए गए इलाकों को वापस नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जपोरिजिया से अपनी फौजें हटानी होंगी। इसके अलावा यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि यूक्रेन ने इन शर्तों को मानने से इनकार तब कर दिया था। अब एक बार फिर गेंद यूक्रेन के पाले में है। हालांकि रेफरी के तौर पर रूस ने जिन 3 ममालिक को चुना है, सारा खेल उन्हीं की समझदारी पर टिका होगा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के एंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो भारत में रह रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजी ना करें, मुंह पर उंगली रख लें। यूनुस ने कहा कि वो हसीना की डिपोर्टेशन की मांग करेंगे, लेकिन तब तक हसीना को चुप रहना चाहिए, जिससे कि दोनों ममालिक यानी भारत और बांग्लादेश को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यूनुस ने कहा कि हमने भारत के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर भारत शेख हसीना को डिपोर्टेशन की मांग तक अपने पास रखना चाहता है तो हसीना को चुप रहना होगा, मुंह पर उंगली रखकर उन्हें बांग्लादेश की सियासत के बारे में किसी भी बयान देने से, कोई भी बयान देने से बचना होगा।
अब कुछ खबरें जल्दी जल्दी लाइव पढ़ लेते हैं। अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी यमन का जो हाउथी मूवमेंट है उसके जो लीडर हैं मलिक अल हौथी, इन्होंने कहा है कि जब से ये जंग शुरू हुई है गज़ा में, तब से सैकड़ों हज़ारों लड़ाके इस बात को लेकर बेताब हैं कि कब उनको डायरेक्ट इंगेजमेंट की इजाज़त मिलती है इस जंग में, ग्राउंड बैटल में, ज़मीनी जंग में कब सीधे उन्हें मुकाबले में उतारा जाता है इजराइल के। वो कहते हैं हमारा एक इशारा और सैकड़ों हज़ारों लड़ाके अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। क्या ये इस तरीके का इशारा है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कैसे? यमन की सरहद सऊदी अरब से मिलती है और फिर वो पूरा इलाका जाता है रेड सी का, जो आगे जाता है पूरा गलियारा। क्या बोट्स और जहाज़ों के ज़रिए यमन के हाउथीज़ इजराइल के साहिल तक जाएंगे और वहाँ हमला करेंगे? किस तरीके से जाएंगे? जो इन्होंने ये कह दिया कि बेताब हैं बस वो लड़ने को। बेताबी भी तो एक दिन मिटती है ना, वो कैसे मिटेगी? क्या ये कोई इशारा है? समंदर से ज़मीन पर जाकर कोई ऑपरेशन चलाने की प्लानिंग है? पता नहीं। कभी कभी बयानों में जो नहीं कहा जाता है उसे पढ़ना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। मैंने वो कोशिश की है, पता नहीं गलत के सही। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, हमास टनल्स शो फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट अंडरग्राउंड। 5 सितंबर की खबर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, पूरा आर्टिकल है कि हमास की टनल्स ने, जो गज़ा में टनल्स का जो पूरा जाल बिछा हुआ है सुरंगों का, हमास की उन टनल्स ने ये दिखाया है कि फ्यूचर वॉर ज़मीन के अंदर लड़ी जाएगी, ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे क्या आप ताकतवर हो सकते हैं ज़मीन के ऊपर? अगर हमास ज़मीन के ऊपर लड़ रहा होता तो इस जो 40-41 हज़ार की शहीदों की तादाद है, इसमें उसके लड़ाकों की भी तमाम ब्रिगेड शामिल होती। लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर का हमला करने से पहले सुरंगों का एक जाल ज़मीन के नीचे बिछा लिया। इस पूरी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वो, और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि भाई ये 400 प्लस माइल से ज़्यादा का जाल है, मतलब 400 मील से ज़्यादा तक की सुरंगें उनके अंदर 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 बिछी हुई हैं। और इजराइल ने जो अब तक तबाह की हैं, पता नहीं वो 25% सुरंगों तक भी पहुँचे हैं या नहीं। फिलहाल ये बता दिया गया है कि हमास ने इन्हीं सुरंगों के अंदर अपने हथियार तैयार किए, रॉकेट तैयार किए, माइंस तैयार की, और इन्हीं सुरंगों के अंदर 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग हुई। जो ज़मीन के अंदर जो है वो इंसान के समझने की बस के बाहर की बात है, तभी तो भूकंप आने से पहले कोई नहीं बता पाता। इसी वजह से आप देखें तो हमास की तैयारी पर भी इजराइल की नज़र नहीं रही। इसीलिए ब्लूमबर्ग कह रहा है कि फ्यूचर की वॉर ज़मीन के नीचे से लड़ी जाएगी, और ये उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब है जिन्होंने ज़मीन के ऊपर ताकत हासिल कर ली है, वरना 11 महीने ये वाली जंग खिंच जाती, नामुमकिन होता सर। खैर, करंट रिपोर्ट की एक रिपोर्ट है, एक ट्वीट है, एक एक्स है, एक्सपोस्ट, कि एक ड्रोन लॉन्च किया गया, एक ड्रोन हिजबुल्लाह की तरफ से इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ये जा रहा था कहाँ? राफेल डिफेंस फैसिलिटी जो नॉर्दर्न इजराइल में है, इजराइल की राफेल, नाम सुना है ना राफेल डिफेंस फैसिलिटी पर जा रहा था, लेकिन उसी फैक्ट्री पर टारगेट होने से पहले इसे इंटरसेप्ट कर लिया। जो सच है वो बताऊंगा, लेकिन अगर ये टकरा जाता तो आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मिलिट्री फैक्ट्री में कितना एक्सप्लोजिव और क्या क्या सामानात होते हैं। एक तो तबाही नुकसान बड़े लेवल का होता और फिर धमाका क्या होता, आप सोचिए। जाहिर सी बात है कि इसके आसपास एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा तैनाती उनकी की गई होगी ताकि इस फैसिलिटी को, इस फैक्ट्री को बचाया जा सके। खैर, इजिप्ट के आर्मी चीफ गज़ा में जो जारी टेंशन है उसके बीच एकदम से उन्होंने रफ़ा बॉर्डर पर जाकर दौरा किया, निगरानी जैसी हो रही है वो सब देखा, इंतज़ामात क्या हैं, क्या कुछ हो रहा है वो देखा है। इनका नाम आर्मी चीफ का लेफ्टिनेंट जनरल अहमद फ़ातेह खलीफा है, इजिप्ट के आर्मी चीफ हैं, और ये गज़ा की जो सरहद लगती है इजिप्ट से वहाँ पहुँचे। इन्होंने अपनी आर्मी से सब पूछा। असल में बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मेरे पास फिलाडेल्फी एक्सेस रहनी चाहिए, IDF का कंट्रोल वहाँ रहना चाहिए मिस्र से लगती सरहद पर, तो इन्हीं सारी बातचीत के दौर में आर्मी चीफ का सरहद पर पहुँचना ये बताता है कि कुछ तो हो रहा है। ये क्या इजराइल की आर्मी की देखने गए हैं कि कितनी आर्मी है वहाँ पर,
क्योंकि फिलाडेल्फिया एक्सिस पर इजराइल की आर्मी का होना न सिर्फ गजा के लोगों को कैद कर लेना है, बल्कि हमेशा एक एक खौफ या फिर एक बड़ा चैलेंज बना रहेगा हमेशा इजिप्ट के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा दुश्मन है जो अभी फिलहाल दोस्त है, लेकिन उसकी नज़र एक बहुत बड़े नक्शे पर, उसका मंसूबा एक बहुत बड़े नक्शे का है, उसमें इजिप्ट भी आता है, इजिप्ट का एक बड़ा हिस्सा। तो फिलहाल ये गए हैं, वहाँ पर बातचीत की है और इसे बड़ा अहम माना जा रहा है। इसके कई पहलू हैं जिसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ और वजह हो सकती है उसकी। खैर, 335 दिन से गजा के अंदर हमले जारी हैं। मैं कभी कभी जंग कह देता हूँ, माजरत चाहूँगा, मैं इसे जंग नहीं मानता। ये जुल्म है, जबर है। जंग बराबरी वालों से होती है, लड़ाई बराबरी वालों से होती है, ठीक है। जिनके हाथ पैर बंधे हों उनसे लड़ाई नहीं होती। यह और बात है, हमले शुरू किए थे हमास ने, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जंग नहीं है, क्योंकि उनके पास फाइटर जेट है, ये ज़मीन और सुरंगों में है। उनके पास मोस्ट एडवांस हथियार हैं, इनके पास मतलब बाबा आदम के ज़माने के हथियार हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइप के, ठीक है। मिसाइल, रॉकेट, वो वहाँ से मिल रहा है अमेरिका से। तो मैं इससे जंग नहीं मानता, कॉन्फ्लिक्ट कह सकता हूँ, हमला कह सकता हूँ गजा पर। 335 दिन में इसराइल ने फिर से 335वें दिन इसराइल ने रिफ्यूजिंग कैंप पर बॉम्बिंग की है, जिसमें इसराइल माहिर है और वहाँ पर बेगुनाहों की जान ली है। जैसे उसने अब तक कमोबेश 41,000 की जान ली है, 40,800 कुछ लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। 335 दिन इस कॉन्फ्लिक्ट को हो चुके हैं, जिसे रोकने वाला अभी कोई नहीं है। ये फ़िलहाल फ़ायदे का सौदा है, बहुत से लोग हथियार बनाते हैं, उनके लिए फ़ायदे का सौदा है। फ्रांस के जो सदर हैं, फ़िलहाल कार्यवाहक कह सकते हैं आप, एमनुअल मैक्रोन, उन्होंने मुल्क के नए वज़ीर आज़म का नाम डिस्क्लोज़ कर दिया है, जो ब्रेग्जिट नेगोशिएटर था। ब्रेग्जिट आपने अभी पीछे नाम सुना होगा, जब ब्रिटेन एग्जिट हो रहा था यूरोपीय यूनियन से, आई थिंक, तब ये बंदा मिशेल बार्नियर उस वक्त फ्रांस की तरफ से नेगोशिएटर था। इसको नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, जिनको आप फ़ोटो में देख रहे हैं। फ़िलहाल फ्रांस में वैसे भी सब कुछ सदर के हाथ में होता है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ठप्पा होता है, स्टैंप होता है, और कोई काम नहीं करता वो, बस आपको पता है। इन्वेस्टमेंट डील्स वर्थ 200 मिलियन साइन ड्यूरिंग सीसीज विजिट टू टर्की। ये जो फातिह अल सीसी हैं, इजिप्ट के सदर, तुर्की पहुँचे थे, कल हमने आपको खबर दिखाई थी। अब वहाँ पर तुर्किश और इजिप्ट की एक कंपनी है, जॉइंट कंपनी है, वो इजिप्ट में $200 मिलियन का जो है वो निवेश करेगी और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। तो $200 मिलियन ये फैक्ट्री लगाएगी, इसमें इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे और जो है फाइनेंस, एनर्जी, एनवायरनमेंट, अर्बन प्लानिंग और हेल्थ, न जाने कितने सेक्टर्स में इससे पैसा लगाया जाएगा। और इसे माना जा रहा है कि 25 से दोनों तरफ के लोगों को, दोनों तरफ के कुल 25 से 30 हज़ार लोगों को इस $200 मिलियन खपाने से रोज़गार मिलेगा। रोज़गार, हर फैक्ट्री लगाने पर, हर इन्वेस्टमेंट के वक्त वहाँ भी रोज़गार की बात होती है, ठीक है। अर्दगॉन से अल सीसी की मुलाकात हुई, क्या बात हुई पता नहीं ज़्यादा, खैर तो सब धंधा पानी चल रहा है। 6 फ़लस्तीनी गनमैन मारे गए हैं IDF की ड्रोन स्ट्राइक में, वेस्ट बैंक में क्लैशेस के दौरान। ये टाइम्स ऑफ इज़राइल की खबर है, हालांकि मरने वालों की आज की तादाद कुछ और ज़्यादा रही। इसके अलावा एक ज्विश चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहूदियों की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब जांच के दायरे में आ गई, क्योंकि इससे पता चला है कि ये इजरायली सोल्जर्स के लिए डोनेट कर रहे थे। ब्रिटेन में हुआ है, ये ब्रिटेन में स्क्रूटनी हो रही है, ब्रिटेन में ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो वहाँ ये जांच हो रही है। इन पे जो है नकेल नाखून कसे हैं कि पता चला था कि इजराइल के जो फ़ौजी गज़ा में जंग लड़ रहे हैं उनके लिए ये, मतलब यूँ समझिए कि फ़ौजी साजो सामान, गियर्स वगैरह, ग्लव्स, चश्मे वगैरह, जो इजराइल की हुकूमत उन्हें नहीं दे पा रही है, वो आ नहीं रहे अमेरिका से, आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, तो उनके लिए पैसा जुटा रहे थे और भी ख़तरनाक चीज़ों के लिए भी पैसा ये ऑर्गेनाइजेशन जुटा रही थी। इजराइल को एक बार फिर से ईरान की तरफ से वार्निंग मिली है और कहा है कि मतलब भाई हल्के में मत लेना, याद रखना, हम तुम्हें जगाते रहेंगे, हम तुम्हें बताते रहेंगे, हम हमला करेंगे, हमारा इंतज़ार करना और हमला तुम्हें चौंका देगा। IRGC के चाहे जितने कमांडर हों, उनकी तरफ से सेम बयान दिया जाता है और लगातार वार्निंग दी जाती है इजराइल को कि इंतज़ार करो, हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे। हमने बचपन में सुना था, किसी को मारने से बेहतर है, पीटने से बेहतर है पिटाई का डर। वो जब तक डरता रहेगा तुम अपर हैंड रहोगे। आप देखो ना,
जब से इस्माइल हानिया वाला केस हुआ है, इजराइल ने अब तक किसी भी ईरानी IRGC लीडर या फिर कमांडर पर कोई हमला नहीं किया है। खैर, उम्मीद ये करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कोई बात ना कहते हुए बस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। खुश रहिए, सलामत रहिए।